Hello everyone, welcome to my channel. Students, आज मैं आपके लिए इनफॉर्मल वर्सेस फॉर्मल इंग्लिश टॉपिक को लेकर आया हूँ। इनफॉर्मल इंग्लिश का प्रयोग हम बोलने में करेंगे, यानी स्पोकन इंग्लिश, जबकि फॉर्मल इंग्लिश का प्रयोग वास्तव में रिटन फॉर्म होगा, ऑफिशियल फॉर्म होगा। इनफॉर्मल में ग्रामर की उतनी परवाह नहीं करते, ठीक है, आप बोलने में कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश बिल्कुल ग्रामेटिकल कंसेप्ट, ग्रामेटिकल नॉर्म्स पे आधारित होना चाहिए, तभी आप एग्जामिनेशंस में नंबर स्कोर कर पाएंगे, अच्छा स्कोर ला पाएंगे और कॉमन एरर्स के सवालों को, खासकर कॉमन एरर के क्वेश्चंस को आसानी से अच्छी तरह सही सोल्व कर पाएंगे। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। पर टॉपिक शुरू करने के पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपका है जो एवरीडे लाइफ में आप यूज़ करते हैं, वो है मैं हूँ। कौन है? मैं हूँ। इनफॉर्मली पीपल लाइक टू से इट इज़ मी। कौन से? देखें, इट इज़ मी, ठीक है, बोलने में चल गया, नो प्रॉब्लम, समझने वाले को, सुनने वाले को समझ में आ गया। लेकिन मी आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो कि या तो मेन वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद आता है, जबकि इस सेंटेंस में ना तो मेन वर्ब है, मेरे पास वर्ब टू बी है, और ना ही कोई प्रीपोजिशन है। सो इट इज़ नॉट करेक्ट, बट यू कैन स्पीक। द फॉर्मल फॉर्म इसी सेंटेंस का फॉर्मल रूप होगा इट इज़ आई। वर्ब टू बी, इज आपका वर्ब टू बी है। वर्ब टू बी का कॉम्प्लीमेंट हमेशा नॉमिनेटिव होना चाहिए, अर्थात सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। सो मैं हूँ इन फॉर्मल इंग्लिश, इट इज़ मी। फॉर्मल, इट इज़ आई। आप बोल सकते हैं इट्स मी, इट इज़ आई। सेकेंड सेंटेंस आपका है तुम आए थे ना। तुम आए थे ना यानी दुविधा है, शक है। ऐसे वाक्यों को इनफॉर्मली आप क्वेश्चन टैग फॉर्म करके बोलते हैं, बोलना भी चाहिए। तुम आए थे ना, पहले एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दे दें, यू केम, फिर कॉमा देकर एक डॉट के लिए क्वेश्चन टैग फॉर्म कर लें। टेंस के अनुसार आपका मेन वर्ब टू है तो डिड आपका क्वेश्चन टैग में आएगा। मेन स्टेटमेंट यू केम आपका पॉजिटिव है तो डिड के साथ नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। तुम आए थे ना, यू केम, डिडंट यू। बट इसका फॉर्मल फॉर्म होगा यस नो क्वेश्चन में और नॉट के साथ लगाएंगे, यानी एक तरह का ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन बना लेंगे। तो आपका क्वेश्चन होगा फॉर्मल, डिड यू कम, और नॉट। डिड यू कम और नॉट। ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तुम आए थे ना, यू केम, डिडंट यू, ये आपका इनफॉर्मल इंग्लिश हुआ। फॉर्मल इंग्लिश हुआ आपका डिड यू कम और नॉट, तुम आए थे या नहीं, इसका यही अर्थ है। थर्ड सेंटेंस आपका है वह मुझसे अच्छा है। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग, वह मुझसे अच्छा है। आमतौर पर लोग इसे बोलते हैं ही इज बेटर देन मी। ही इज़ बेटर देन मी, ये इनफॉर्मल इंग्लिश हुई। गौर से देखें, आपकी तुलना सेंटेंस में आप तुलना कर रहे हो सब्जेक्ट का, और यहाँ है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की तुलना जब भी होगी तो सब्जेक्ट से होगी, ऑब्जेक्ट से नहीं होगी। यहाँ देन आपका कंजंक्शन है, दो क्लाउजेज हैं जिसमें देन दूसरे क्लाउज को जोड़ रहा है। देन कंजंक्शन है, तुलना सब्जेक्ट की हो रही है तो मी की जगह पर आई होना चाहिए। ऐसे भी आप जान लें, जब भी सेंटेंस वर्ब टू बी हो और कंपैरेटिव डिग्री देन के बाद ऑलवेज आई का यानी नॉमिनेटिव का प्रयोग करें, तो इसका फॉर्मल इंग्लिश होगा ही इज। ही इज बेटर देन आई, वह मुझसे अच्छा है। ही इज़ बेटर दैन मी इन फॉर्मल इंग्लिश, ही इज़ बेटर दैन आई फॉर्मल इंग्लिश।
नंबर 4 आपका है यहां कौन आता है। यहां कौन आता है, एक सवाल है। हु कम्स हियर। हु कम्स हियर, यही पॉपुलर है, यही बोला जाता है स्पीकिंग वर्ल्ड में। लोग इसी का प्रयोग मोस्टली करते हैं। हु कम्स, जरा गौर से देखें, आपका कम्स मेन वर्ब नंबर 5 है। ये मेन वर्ब नंबर 5 और केम मेन वर्ब नंबर 2 जब भी प्रयोग होगा तो पॉजिटिव सेंटेंस में प्रयुक्त होगा, जबकि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है। बिना सहायक क्रिया के प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव फॉर्म आप नहीं कर सकते। तो करेक्ट फॉर्म होगा, फॉर्मल इंग्लिश इसकी होगी हु टच कम हियर। क्वेश्चन वर्ड आपका सब्जेक्ट है। जब भी क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट हो तो ऑलवेज उसके साथ क्रिया, आने वाली क्रिया थर्ड पर्सन सिंगुलर की होती है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए ऑक्सिलरी वर्ब आपका डज होगा। सो इनफॉर्मल इंग्लिश हुई यहाँ कौन आता है के लिए हु कम्स हियर, जबकि इसका फॉर्मल फॉर्म होगा हु डज कम हियर। 5th सेंटेंस को देखें आप, तो बोध गया गया से कितनी दूरी पर है। बोध गया गया से कितनी दूर है, यानी दूरी पर सवाल। आमतौर पर लोग इसको बोलने में कहते हैं हाउ फार इज बोध गया फ्रॉम गया। हाउ फार इज बोध गया फ्रॉम गया। ठीक है, बोलने में चला, बोलने में चल जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। बट ग्रामेटिकली देखें आप, हाउ फार कितनी दूर, ये एडवर्ब हुआ। कहाँ की दूरी, तो बोध गया, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम गया, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट वर्ड नहीं है। दूरी के सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ड नहीं होता, तो उसके लिए डमी प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे। आपका फॉर्मल इंग्लिश होगा हाउ फार। अब आप वर्ब टू बी प्लस सब्जेक्ट दें, हाउ फार इज इट। जहां की दूरी पूछनी है उसे पहले लाएं, टू बोध गया डेस्टिनेशन। कहां से, यानी स्टार्टिंग पॉइंट उसके बाद दें, तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका है गया। दिस इज द करेक्ट इंग्लिश, रियल इंग्लिश, ट्रू इंग्लिश, फॉर्मल इंग्लिश। बोध गया गया से कितनी दूर है। हाउ फार इज बोध गया फ्रॉम गया, इनफॉर्मल बोलचाल में चलेगा, बट ग्रामेटिकली एक गलत है। सही सेंटेंस होगा, फॉर्मल इंग्लिश होगी हाउ फार इज इट टू बोध गया फ्रॉम गया। हाउ फार के बाद वर्ब टू बी प्लस डमी प्रोनाउन इट लाएं, उसके बाद डेस्टिनेशन दे टू के साथ, टू बोध गया, और तब स्टार्टिंग पॉइंट दे जहां से आप चले हैं, जहां से देखना चाहते हैं, फ्रॉम गया। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, तुम्हें चाय बनाने में कितना समय लगता है। चाय बनाने में तुम्हें कितना समय लगता है, आमतौर पर लोग इसको बोलते हैं कितना समय, शब्दों को ही मरोड़ कर इंग्लिश बना देते हैं। हाउ मच टाइम डू यू टेक चाय बनाने में, इन मेकिंग टी, ये बोला जाता है। हाउ मच टाइम डू यू टेक इन मेकिंग टी। लोग इन मेकिंग की जगह टू मेक का भी प्रयोग कर देते हैं, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इनफॉर्मली इट विल डू, बट फॉर्मली इट कैन नॉट। इसका फॉर्मल फॉर्म होगा, समय पर जब भी बात हो सवाल करें तो हाउ लॉन्ग इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा, यानी सही सेंटेंस होगा हाउ लॉन्ग। उसके बाद समय पर सवाल हो, समय की चर्चा हो, तो डमी प्रोनाउन इट आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, काम करने वाला व्यक्ति नहीं। तो हाउ लॉन्ग डज इट, मेन वर्ब आपका टेक हो जाएगा। किसको बनाने में, तो यू को। डज इट टेक यू, क्या करने में। जब भी क्रिया से क्या का जवाब आए तो इन्फिनेटिव का प्रयोग करें, टू मेक टी।
बिल्कुल फॉर्मल इंग्लिश हो गए स्टूडेंट्स। सो तुम्हें चाय बनाने में कितना समय लगता है? हाउ मच टाइम डू यू टेक इन मेकिंग टी और टू मेक टी? दिस इज इनफॉर्मल। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू मेक टी? दिस इज फॉर्मल, ग्रामेटिकल। नेक्स्ट वन, नंबर 7, कौन बोला? कौन बोला यानी पर्सन पर सवाल है। तो वाइल स्पीकिंग पीपल से, सीधे हु के बाद पास्ट टेंस है तो स्पोक ले आते हैं। स्पोक मेन वर्ब नंबर 2 केवल और केवल पॉजिटिव सेंटेंस में ही यूज्ड किया जा सकता है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब डिड का सहारा लेना होगा, यानी फॉर्मल इंग्लिश होगी हु डिड स्पीक। याद रखें आप, हु स्पोक कौन बोला, इनफॉर्मल। हु डिड स्पीक, फॉर्मल। नंबर 8 पर आते हैं, मैं लिखने में उसकी मदद करता हूं। मैं लिखने में उसकी मदद करता हूं। आई हेल्प हिम। लिखने में इन writing, or sometimes people say to write. I help him in writing. It is not correct. Informally it will do, but formally it cannot. इसका formal form होगा I help him write. bare infinitive का प्रयोग करें। I help him write. मैं लिखने में उसकी मदद करता हूँ। याद रखें आपके 4 वर्ब्स help, make, by, help, make, with एंड लेट, ये 4 वर्ब्स याद रखें। हेल्प, मेक, विद एंड लेट। जब भी एक्टिव फॉर्म में हो तो इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आने वाली क्रिया हमेशा बेयर इन्फिनिटिव होती है। जब इसे पैसिव बनाएंगे तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी 2 + एम नंबर 1। फिलहाल ये एक्टिव फॉर्म में है तो फिर बेयर इन्फिनिटिव होगा आई हेल्प हिम राइट। इस तरह से स्टूडेंट्स आप इनफॉर्मल वर्सेस फॉर्मल को अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। और याद रखें बोलने में भी आप सही ही बोलें तो बेहतर होगा, ऐसे आपकी मर्जी। सेंटेंस नंबर 9 है, वह दिन में कितनी बार खाता है? तो इसे लोग इनफॉर्मली ऐसे बोलते हैं हाउ ऑफन, करेक्ट है। हाउ मेनी टाइम्स, ये भी करेक्ट है। डज ही ईट इन अ डे? हाउ मेनी टाइम्स और हाउ ऑफन डज ही ईट इन अ डे? दिस इज नॉट करेक्ट। ग्रामेटिकली इसमें गलती यहाँ है, इसमें ग्रामेटिकल एरर है। सही सेंटेंस होगा फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी के साथ तुरंत पीरियड ऑफ टाइम दें यदि सवाल में ऐसा है तो, और पीरियड ऑफ टाइम में प्रीपोजिशन इन का प्रयोग ना करें। तो सही सेंटेंस होगा, फॉर्मल इंग्लिश होगी हाउ ऑफन और हाउ मेनी टाइम्स अ डे, दिन में कितनी बार। हाउ ऑफन अ डे डज ही ईट? हाउ ऑफन अ डे डज ही ईट? सेंटेंस नंबर 10 है, मैं लिखने में व्यस्त हूं। मैं लिखने में व्यस्त हूं। आई एम बिजी। मैं व्यस्त हूं लिखने में इन राइटिंग। याद रखें यहां इन सुपरफ्लुअस वर्ड है। इंग्लिश में एडजेक्टिव बिजी जब भी आए उसके बाद वर्ब हो तो वो वर्ब जीरंड होता है विदाउट एनी प्रीपोजिशन। सो फॉर्मल इंग्लिश होगी आई एम बिजी राइटिंग। मैं लिखने में व्यस्त हूं। आई एम बिजी इन राइटिंग इन फॉर्मल इंग्लिश। आई एम बिजी राइटिंग फॉर्मल इंग्लिश। इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए 10 सेंटेंसेस के जरिए इनफॉर्मल एंड फॉर्मल इंग्लिश में अंतर बतलाया। वाइल स्पीकिंग आप इनफॉर्मल इंग्लिश यूज में ला सकते हो, बट वाइल राइटिंग, वाइल आंसरिंग योर क्वेश्चंस इन एन एग्जामिनेशन, ऑलवेज फॉलो द right English, that is called the formal English. Thank you for watching.